Hello, my dear students. How are you? I hope that you all are fine and happy. और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपकी सिविक्स टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 1 एंड विच इज द पावर शेयरिंग. क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे. क्लियर? सो हम लोग इस चैप्टर को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमेशा की तरह बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, हर एक टॉपिक को, हर एक एग्जाम्पल को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, उसको जो है हर एक पर्सपेक्टिव में हम लोग उसको देखेंगे. क्लियर? सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. और एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स, एक नहीं दो इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं. ठीक है, सबसे पहले देखिए, जो चैप्टर है इसको हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो दिस वीडियो इज पार्ट 1, जिसमें अप्रोक्सीमेटली हम लोग जो है 60% जो है ये आपका चैप्टर कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट होगा आपका चैप्टर का उसको कंप्लीट करेंगे. क्लियर? रीजन वाई? बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि जो भी चीजें दी हुई है ना, उसको हम लोग अच्छी तरीके से एक एक चीज को समझ लें. एक बार समझ लें, दोबारा समझने की जरूरत ना हो. ठीक है, एक बार आप रिवीजन कर लो, आपका काम हो जाएगा. ठीक है, और दूसरी चीज यहां पे ये है कि स्टूडेंट्स की ये जो वीडियो है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी. पीडीएफ कहां पे मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल है, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहां से आप लिंक से जाके टेलीग्राम में जाकर वहां से आप जो पीडीएफ है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. चलिए, सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट अंडरस्टैंड द हेडिंग. क्लियर? कि ये पावर शेयरिंग है क्या, क्या होती है पावर शेयरिंग. ओके, सो डियर माय स्टूडेंट्स, अगर आप क्या करोगे, इसकी जो टर्म को समझोगे, ठीक है, क्या है पावर शेयरिंग, तो आप कहोगे सर इसका मतलब तो क्या हो रहा है कि पावर जो है वो शेयर हो रही है. इसका मीन्स क्या है, ये तो एक निगेटिव टर्म होगी, क्योंकि अगर आप पावर को शेयर कर दोगे इट मीन दैट पावर इज रिड्यूसिंग ना, तो ये तो एक निगेटिव टर्म है. ठीक है, तो फिर ये पूरा चैप्टर क्यों दिया हुआ है? क्या हम इस चैप्टर में निगेटिव चीजें पढ़ने जा रहे हैं? तो माय आंसर इज नो. देखिए बेटा, अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको आप जितना शेयर करते हो ना उतनी वो इंक्रीज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सुना होगा कि एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा नॉलेज. कहते ना कि नॉलेज को आप जितना शेयर करोगे उतना ये इंक्रीज होती है. काइंडनेस, ठीक है, काइंडनेस को जितना आप शेयर करोगे उतना वो, आप कहते हैं ना, लाइफ में जो रिलेशनशिप को वो अच्छा बनाती है. ठीक है, रिलेशनशिप को वो में पीस लेके आती, हार्मोनी लेके आती है. वैसे ही पावर शेयरिंग होती है. जितना ज्यादा पावर को शेयर किया जाएगा, ठीक है, इट विल ब्रिंग मोर, ठीक है, द पीस, द हैप्पीनेस एंड द हार्मोनी इन अ कंट्री. ठीक है, क्योंकि जब आप पावर को शेयर करते हो तो पावर को शेयर करने से क्या होता है कि जो पावर है वो किसी एक अथॉरिटी के, ठीक है, हैंड में नहीं होती. ठीक है, तो मान लीजिए इन फ्यूचर ये अगर कोई ऑफिशियल अथॉरिटी है वो अगर अनडेमोक्रेटिक हो गया तो उससे जो उस कंट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो भी यहाँ पे इंडेंजर हो सकते हैं. इसीलिए पावर को क्या किया जाता है, पावर को शेयर कर दिया जाता है. ठीक है, कि अगर 1% अनडेमोक्रेटिक होता है दे विल एक्चुअली चेक दिस पर्सन और उसको क्या करेंगे, रोकेंगे. ठीक है, सो ऐसा हुआ है. ठीक है, जो इस बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसको हम लोग समझेंगे कि एक कंट्री ने पावर को शेयर किया था और वहां पे क्या हुआ, उस कंट्री में पीस आई, ठीक है, हार्मोनी आई, हैप्पीनेस आई, और एक कंट्री में ऐसा नहीं हुआ तो वहां पर हुआ था सिविल वॉर. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द हेडिंग वेरी वेल. नाउ लेट्स मूव. क्लियर? चलिए, तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में जो भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं हम थोड़ा सा उसको ब्रीफ में क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. दैट विल गिव यू अ ब्रीफ काइंड ऑफ द नॉलेज दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेल्जियम एंड श्रीलंका. ठीक है, सो इसकी हम जो एथनिक कंपोजिशन, अभी मैं बताऊंगा आपको कि एथनिक कंपोजिशन क्या होता है, उनको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि किस टाइप के लोग रहते थे, क्या डाइवर्सिटी थी. तो बेसिकली हम इनके डाइवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे कि इन बेल्जियम, इन द श्रीलंका देयर वाज ह्यूज काइंड ऑफ द डाइवर्सिटी. इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट जो है आपका मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका.
तो इसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पॉलिसी जो श्रीलंका के द्वारा जो अडॉप्ट की गई थी दैट लेड टू द सिविल वॉर इन श्रीलंका। तो हम लोग समझेंगे क्या था इसमें, क्या रॉन्ग था, क्या क्या गलत था इसमें कि जिससे श्रीलंका में सिविल वॉर हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो इट वाज आल्सो अ पॉलिसी, इट वाज आल्सो अ स्टेप, ठीक है, दैट वाज अडॉप्टेड बाय द बेल्जियम, जहां पे उस सेम काइंड ऑफ डाइवर्सिटी होने के बाद भी, ठीक है, वैसी सिविल वॉर नहीं हुई थी। तो इन सारी चीजों को, दोनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, यहां पे आपका 60% चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको हम आज डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, जब इसको पढ़ने के बाद हम ये समझेंगे इसी पे एनालाइज करके कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ठीक है, पावर शेयरिंग, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग को डिजायर क्यों माना जाता है कि इफ वन इज सेइंग कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो उसमें ये कंडीशन होती है कि पावर शेयर होना चाहिए उस कंट्री में। ठीक है, क्यों है उसको हम समझने वाले हैं। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, कितने टाइप से पावर को शेयर किया जा सकता है। ठीक है, इन हाउ मेनी टाइप्स पावर कैन बी शेयर्ड। ठीक है, सो इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल and hit the notification button so that you get the notification of my new uploaded video. Clear? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन है कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आज हम अप्रोक्सीमेटली मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक है उसको कवर कर लेंगे। दैट विल इंक्लूड द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका एंड अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक को आज हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। क्लियर? सो सबसे पहले हम देखते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो हम लोग अपनी जो स्टोरी है उसको बेल्जियम से स्टार्ट करें। मैंने बताया था ना आपको, जो बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी होगी उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेल्जियम की जो एथनिक कंपोजिशन है इसको समझते हैं। अब एथनिक कंपोजिशन क्या होता है, व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन, तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, सो देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज एथनिक कंपोजिशन। देखिए, सो पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर, ठीक है, पीपल हु शेयर कॉमन कल्चर, ठीक है, लैंग्वेज एंड रिलीजन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ द पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन, ठीक है, एंड दैट सेट अपार्ट फ्रॉम द अदर्स, इट इज अ एथनिक ग्रुप। नहीं समझ में आया? चलिए एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए, अब मान लीजिए स्टूडेंट्स है क्या कि मान लीजिए कि वी आर लिविंग, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर स्टेट। चलिए, तो देखिए, तो हम लोग देखिए कहां पे रह रहे हैं। मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप लोग कहीं और से भी हो सकते होंगे, तो आप लोग बुरा मत मानिए कि सर मेरे स्टेट का नाम क्यों नहीं लिया। आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकती है, सर्टेन कास्ट के लोग हो सकते हैं। ठीक है, देखिए भाई, आज के इस समय में ये कास्ट चीजें आई डोंट बिलीव इन दैट, बट टू एक्सप्लेन यू एक्चुअली आई एम जस्ट टेकिंग। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ए जो है वो एक अलग कास्ट के हैं और बी जो है वो एक अलग कास्ट के हैं। ठीक, अब समझिए स्टूडेंट्स है क्या कि जो ये ए कास्ट के लोग होंगे, ठीक है, सो इनका क्या होगा, एक कॉमन कल्चर होगा। ठीक है, हो सकता है कि इनकी एक कॉमन लैंग्वेज भी हो। ठीक है, जो क्या करे, ये बी जो है इनसे थोड़ा सा अलग करे। क्यों? क्योंकि जो बी है, जो बी कास्ट के हैं, इनका एक हो सकता है अलग कल्चर हो, इनका हो सकता है एक अलग ग्रुप हो। ठीक है, बात समझ में आई? तो मैंने यही बताया कि पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज, ठीक है, एंड दैट सेट अपार्ट, उसका मतलब क्या, जो दूसरों को क्या करे, उनसे थोड़ा सा अलग कर दे, ये होता है एथनिक ग्रुप। ठीक है, और इसमें ये भी होता है ना स्टूडेंट्स कि जो जैसे कि क्या होता है कि जो सेम कल्चर के ग्रुप होते हैं, ठीक है, द पीपल हु शेयर द सेम कल्चर,
वो क्या करते हैं कि आपस में ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये जो लोग हैं ये मेरे कल्चर के हैं, मेरी लैंग्वेज बोलने वाले हैं, तो मैं इससे ज़्यादा फ्रेंडली हो सकता हूँ, ठीक है, तो वो कनेक्टेड होते हैं। तो ये होता है एथनिक ग्रुप। बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल जस्ट एक्सप्लेन देयर। क्लियर? चलिए, आई होप दैट यू जस्ट गॉट टू नो व्हाट इज एथनिक ग्रुप। चलिए, अब इसी तरीके से बेल्जियम में भी क्या था, एथनिक ग्रुप था। ठीक है, एथनिक ग्रुप मींस अब यहाँ पे एथनिक ग्रुप किस बिहाफ पे था, लैंग्वेज के बिहाफ पे, तो यहाँ पे लैंग्वेज के बिहाफ पे एथनिक ग्रुप था। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो 59% पीपल लिव्स इन अ फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक द डच लैंग्वेज। तो देखिए ये आपका क्या है, फ्लेमिश रीजन है। तो 59% जो लोग थे वो यहाँ पे रहते थे और कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, डच। चलिए नेक्स्ट, अनदर 40% पीपल लिव इन अ वलोनिया रीजन एंड स्पीक डच। ठीक है, तो ये जो आपका है ये वलोनिया रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे 40% लोग रहते थे और कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच। याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे से हम लोग रिलेट करेंगे। आगे चलिए, अब जो रिमेनिंग 1% बचे, ठीक है, दे यूज टू स्पीक द जर्मन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग जर्मन बोलते थे। तो ये जो बात हो गई ये ओवरऑल बेल्जियम की बात हो गई। ठीक, अब चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कैपिटल के बारे में। ये आपको दिख रही होगी छोटी सी जो है कैपिटल है। तो बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स में जो थी स्टूडेंट्स, कहानी पूरी ज़्यादा उल्टी हो जाती थी। ठीक है, पूरी कहानी ही चेंज हो जाती थी। अब देखिए कंट्री में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डच जो है मेजोरिटी में है, ठीक है, और जो फ्रेंच है वो माइनॉरिटीज में है यहाँ पे। ठीक, लेकिन जो कैपिटल थी वहां क्या सिचुएशन थी, देखिए इन द कैपिटल 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। यहाँ पे कैपिटल में 80% जो लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे और जो 20% जो लोग थे यहाँ पे वो डच बोलते थे। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, समझिए कि जो कंट्री थी तो कंट्री में जो डच थे वो मेजोरिटी में थे, ठीक है, और फ्रेंच जो थे वो माइनॉरिटीज थे। क्लियर? और जो कैपिटल थी तो कैपिटल में क्या हुआ, जो फ्रेंच थे वो आपके मेजोरिटी में थे और जो डच थे वो आपके माइनॉरिटीज में थे। तो आप देख सकते हो कि यहां पे क्या है, एक डाइवर्सिटी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है, डाइवर्सिटी। चलिए अब यहाँ पे मैप में भी आप देख सकते हो, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये आपका है बेल्जियम और ये है आपका श्रीलंका, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, चलिए बैक टू द टॉपिक। सो मैंने आपको क्या डिस्कस किया कि बेल्जियम में आप देख सकते हो कि बेल्जियम में क्या है, डाइवर्सिटी है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जो डाइवर्सिटी होती है ना वो अच्छी तो बहुत लगती है कि वी आर डाइवर्स, हम डाइवर्स हैं, अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस के लोग हैं, अलग अलग टाइप के कल्चर के लोग हैं हमारे पास। लेकिन अगर इस डाइवर्सिटी को सही तरीके से, ठीक, अकोमोडेट नहीं किया जाए, सही तरीके से अगर इनकी जो नीड को फुलफिल नहीं किया जाए, तो दैट डाइवर्सिटी एक्चुअली कैन लेड टू द सिविल वॉर। क्योंकि ये जो डाइवर्सिटीज होती हैं इनके अलग अलग ओपिनियंस भी होते हैं और अलग, अगर क्या होगा, अगर कहीं पर भी ये हुआ कि एक डाइवर्सिटी जो है, अगर एक डाइवर्सिटी दूसरे डाइवर्सिटी पे डोमिनेट करने की कोशिश करती है, ठीक है, और अगर गवर्नमेंट भी ऐसा इसमें इंटरफेयर करती है, सो इट इज हार्मफुल फॉर द कंट्री। ठीक है, इट कैन डिस्टर्ब द कंट्रीज पीस एंड द हार्मोनी। चलिए, सो यहां पर भी ऐसी टेंशन हो गई थी, ऐसी सिचुएशन बन गई थी, लेकिन यहां पे सिविल वॉर नहीं हुई। क्यों? तो गवर्नमेंट ने इसका सॉल्यूशन निकाला। तो पहले देखते हैं क्या टेंशन बन गई थी बेल्जियम में। ठीक है, देखिए माइनॉरिटीज फ्रेंच स्पीकिंग वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो जो था कि सिचुएशन क्या थी कि जो वहां पे फ्रेंच थे वो थोड़े से रिच भी थे और पावरफुल भी थे। ठीक, so this was resented by the Dutch speaking community who got benefit from the economic development and education much later. अब क्या हुआ कि डच स्पीकिंग का ये कहना था कि भाई ये रिच पावरफुल इसलिए हुए हैं क्योंकि हमको जो इकोनॉमिकल बेनिफिट मिले हैं, एजुकेशन मिले हैं वो बहुत बाद में मिले, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ठीक है, ये अब जो है ये बहाने बनाने लगे। तो एक अब देख रहे हो ना बीच में एक टेंशन डेवलप हो रही है ना। चलिए, और ये जो टेंशन थी इन दोनों के बीच ये और ज्यादा एक्यूट थी ब्रुसेल्स में। क्यों भाई? क्योंकि ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम।
द डच स्पीकिंग पीपुल कंस्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन अ कंट्री बट माइनॉरिटीज इन अ कंट्री। जो मैंने क्या बताया, जो डच थे वो आपके मेजोरिटी तो थे कंट्री में, लेकिन माइनॉरिटीज हो जा रहे थे कहाँ पे, कैपिटल में। तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि डेंजरस हो सकती थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, हो सकती थी, बट हुई नहीं। वाई? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्लियर स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप लोगों को? इफ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम प्लीज टू मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन, ठीक है? श्योरली आई विल जस्ट ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो बेल्जियम का केस हमने समझ लिया, ठीक है, कि बेल्जियम की डाइवर्सिटी को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं एथनिक कंपोजिशन इन श्रीलंका। आई होप दैट नाउ, ठीक है, यू आर अवेयर विद द टर्म ऑफ एथनिक कंपोजिशन। चलिए, अगर हम श्रीलंका की बात करें डियर माय स्टूडेंट्स, सो जो श्रीलंका की डाइवर्सिटी थी ना, वो और भी ज्यादा डाइवर्स थी। ठीक है, बात समझ में आया कि यहां पे जो एक कम्युनिटी थी वो आप कह सकते हो कि फुल फ्लेज मेजोरिटी में थी। ठीक है, वहां के केस में, बेल्जियम के केस में क्या था कि एक जो थे एक जगह पर मेजोरिटी में थे, दूसरी जगह पर माइनॉरिटीज में थे। यहां पर जो थी, जो एक कम्युनिटी के बारे में जो हम बात करेंगे, वो फुल फ्लेज पूरे कंट्री में आप कह सकते हो कि मेजोरिटी में थे। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। चलिए, तो श्रीलंका हैज डाइवर्स पॉपुलेशन। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हाला 74% एंड तमिल 18%। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि श्रीलंका जो थी उसकी भी बहुत ज्यादा जो है डाइवर्स पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो जो पूरे कंट्री में जो सिन्हाला थे, ठीक है, सिन्हाला क्या थी, कम्युनिटी थी, ठीक है, लैंग्वेज कम्युनिटी एक्चुअली, तो ये आपके 74% थे। ठीक है, ये मैंने बताया था ना कि फुल फ्लैश मेजोरिटी में है। और जो तमिल थे, तमिल, ये आपके तमिल आप देख सकते हो, ठीक है, ये है आपके तमिल, ये 18% थे। तो ये जो थे आपके, ये माइनॉरिटीज में थे। क्लियर? अब जो तमिल्स थे उनके भी दो सब ग्रुप्स थे। कैसे? तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, जो थे 13%, and the rest of the forefathers came from the Indian plantation during the colonial period called the Indian Tamils। देखिए, जो तमिल थे उनके भी क्या थे, दो सब ग्रुप थे। ठीक है, तो एक जो थे आपके वो नेटिव तमिल्स थे, मतलब जिनका वहां पे जन्म ही हुआ था। ठीक है, तो वो आपके 13% थे। क्लियर? और कुछ थे इंडियन तमिल। अब आप सोच रहे हो कि सर इंडियन तमिल कैसे हो गए, श्रीलंका में जो है इंडियन कैसे पहुंच गए? तो देखिए मेरी बात समझिए। देखिए, हुआ क्या था कि स्टूडेंट्स की आपको पता है कि जो ब्रिटिश थे, ठीक है, तो ब्रिटिश जो थे वो प्लांटेशन करते थे। तो आपको पता है कि जो ये हमारा सदर्न पार्ट जो है, ये जो ट्रॉपिकल जो हमारा जोन है, यहाँ पे प्लांटेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो यहाँ पे जब आप श्रीलंका में आओगे तो यहाँ ये भी तो आपका ट्रॉपिकल जोन में ही आएगा ना, तो यहाँ ये भी जो था ये प्लांटेशन के लिए बहुत ही सुटेबल माना जाता था। तो जो होता क्या था कि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश यहाँ पर भी रूल करते थे। श्रीलंका वाज आल्सो अंडर कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। तो वो कभी उस समय क्या हुआ था कि जो इंडियंस थे उनको एज अ लेबर वो यहाँ पर लेके गए थे। ठीक है, एज अ वर्कर आप कह सकते हो। तो कुछ तो वापस आ गए और कुछ वहां पर ही क्या हो गया, वो सेटल हो गए एंड दे बिकम द इंडियन तमिल्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? सो 13% जो थे वो श्रीलंकन तमिल थे एंड रेस्ट द तमिल्स वर द इंडियन तमिल्स। ठीक है, सो समझ में आ रहा है आपको? आप देख सकते हो कि श्रीलंका की जो डाइवर्सिटी है इट इज मोर टेंस, बहुत ज्यादा टेंस है। यहाँ पर बहुत ही सही तरीके से एक पॉलिसीज की जरूरत थी यहाँ पे। ठीक है, अगर सबको पीसफुल तरीके से रहना था। ठीक है, बट क्या हुआ ऐसा, आइए देखते हैं। चलिए, सो लैंग्वेज के साथ साथ वहां पे रिलीजियस कंपोजिशन भी थे। ठीक है, जैसे देखिए, मोस्ट ऑफ द श्रीलंकन तमिल जो थे वो बुद्धिस्ट थे एंड वेल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज एंड द मुस्लिम। तो जो श्रीलंकन स्पीकिंग पीपल थे वो थे बुद्धिस्ट, तो उनके साथ साथ उनका एक रिलीजियस एथनिक ग्रुप भी है। और जो तमिल्स थे, मोस्ट ऑफ, आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ, वो हिंदूज और मुस्लिम्स थे। ठीक है, आगे उसके बाद तो जो 7% क्रिश्चियंस थे, ठीक है, वो दोनों थे, तमिल भी थे और सिन्हाला भी थे। ठीक है, समझ में आ गई? अब देखिए, अब हम इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और मैंने क्या मेंशन किया है कि पॉसिबिलिटी ऑफ मेजोरिटी डोमिनेंस एंड कन्फ्लिक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों जगह पर बेल्जियम में भी आप देख सकते हो कि मेजोरिटी और माइनॉरिटीज की सिचुएशन है। ठीक, तो श्रीलंका में भी आप देख सकते हो कि मेजोरिटी
और माइनॉरिटीज की सिचुएशन है। और ये पॉसिबिलिटी थी वहां पर कि हो सकता है कि मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटीज पे डोमिनेंस कर जाए और कन्फ्लिक्ट हो जाए। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। श्रीलंका में जो मेजोरिटी थी वो माइनॉरिटी पे डोमिनेंस की और श्रीलंका में हुई सिविल वॉर, जबकि बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द सेम काइंड ऑफ द डाइवर्सिटी बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, वहां पे सिविल वॉर नहीं हुई। क्यों सर, ऐसा क्या किया था, क्या हुआ था दोनों जगह पर? ठीक है, क्या डिफरेंस पॉलिसीज दोनों ने अडॉप्ट की थी? सो दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। चलिए आइए देखते हैं। चलिए, सो श्रीलंका में सिविल वॉर होने का रीजन क्या था? ये दिस वॉज द मेजर कॉज ऑफ द सिविल वॉर इन श्रीलंका। चलिए देखते हैं क्या थी ये। ठीक है, चलिए तो देखिए हुआ था क्या कि श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस 1948 में उनको आज़ादी मिली, 1947 में हमको मिली थी और 1948 में उनको आज़ादी मिल गई बाय द ब्रिटिश रूल। ठीक है, चलिए अब हुआ क्या कि आज़ादी के बाद मैंने अभी क्या डिस्कस किया आपसे कि वहां पर मेजोरिटी में कौन थे? सिन्हाला। ठीक है, तो आज़ादी मिलने के बाद सिन्हाला जो थे वो मेजोरिटी में थे, तो उन्होंने क्या सोचा? दे सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। देखिए, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, अपनी जो मेजोरिटी जो कम्युनिटी है उसको लेकर क्या करेंगे? गवर्नमेंट बनाएंगे एंड दे विल डोमिनेंस ओवर। ठीक है, और क्या करेंगे? जो माइनॉरिटीज है उस पर वो डोमिनेंस करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि सिंपल आप कह सकते हो कि श्रीलंका वाज गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस पॉलिसी। क्या थी? ठीक है, ये क्या है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, सो अ बिलीफ दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल इन अ कंट्री विच एवर वे वॉन्ट बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस द नीड ऑफ द मेजोरिटी। तो ये क्या बोलता है कि एक ऐसी आप कह सकते हो कि आइडियोलॉजी होती है, एक ऐसा बिलीफ होता है कि जिसमें कम्युनिटी ये डिसाइड करती है कि वहां की जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसको कंट्री पे रूल करना चाहिए, और इस तरीके से रूल करना चाहिए कि बाय डिसरिगार्ड द विशेस एंड द नीड ऑफ द पीपल, की माइनॉरिटीज की क्या विशेस है, माइनॉरिटीज की क्या नीड है, उसकी परवाह ना करे और वो क्या करे? डोमिनेंस करे, कंट्री पे डोमिनेंस करे, अपनी पॉलिसीज को इम्पोज करे। क्लियर, बात समझ में आया? तो श्रीलंका ने भी यही डिसाइड कर लिया था। ठीक है, बात समझ में आ गई? श्रीलंका ने भी यही डिसाइड किया था। ठीक है, तो इस बात समझ में आया? तो श्रीलंका ने जब ये डिसाइड कर लिया था तो अब उनकी क्या क्या पॉलिसीज थी, किस तरीके की पॉलिसीज थी, ठीक है, किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया था और क्या रिस्पॉन्स आया था तमिल का, एंड दैट लेड टू द सिविल वॉर। दिस ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो स्टेप टेकन बाय द सिन्हाला सुपरमेसी। तो उन्होंने डिसाइड तो कर लिया था कि भाई हमारी जो मेजोरिटी की जो स्पीकिंग पीपल है वो क्या करेंगे? गवर्नमेंट बनाएंगे और वो डोमिनेंस करेंगे अपनी सुपरमेसी को। तो अब उन्होंने क्या लॉ बनाने शुरू कर दिए? देखिए, इन 1956 द एक्ट वाज पास रिकॉग्नाइजिंग द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज एंड दस डिसरिगार्डिंग तमिल। तो 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि सिन्हाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज एंड डिसरिगार्डिंग द तमिल। तो सिन्हाला को उन्होंने ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, ओनली। ठीक है, तमिल का यूज अब नहीं रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई? सो स्टूडेंट्स, ठीक है, डू मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन दैट कि व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इफ एनी। चलिए आगे बढ़ते, बात समझ में आ गई? तो पहली यहाँ पे पॉलिसीज इन्होंने ये अपनाई क्या कि उन्होंने सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया एंड जो तमिल लैंग्वेज थी उसको डिसरिगार्ड कर दिया। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट फॉलोड अ प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स यूनिवर्सिटीज पोजीशन एंड द जॉब्स आल्सो। और क्या होता था? इन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाते थे कि जो यूनिवर्सिटीज में अगर एडमिशन की बात हो या वहां पर गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो तो वहां पर सिन्हाला जो एप्लीकेंट्स होते थे उनको प्रेफरेंस दी जाती थी। तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जो माइनॉरिटीज होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो मेजोरिटीज में थे उनको प्रेफरेंस दी जा रही थी। सिंपल से आप कह सकते हो कि अपने विल को, ठीक है, वो डोमिनेंस कर रहे थे वहां पे। A new constitution stipulated that shall protect the new foster Buddhism। तो मैंने क्या बताया था पीछे आपको कि जो मेजोरिटी ऑफ जो पीपल थे, ठीक है, वो किस रीजन से बिलोंग करते थे?
बुद्धिज्म। तो उन्होंने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जो बुद्धिज्म को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो आप यहां पर क्या एनालाइज कर रहे हो कि दिस इज द डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी जो इन्होंने क्या किया था, स्पेशली फॉर मेजोरिटी के लिए बनाई थी, ठीक है, और माइनॉरिटीज को वो क्या कर रहे थे, डिसरिगार्ड कर रहे थे। सो यहां पे आप देख सकते हो श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म को इंप्लीमेंट किया है। अब वो क्या करता है कि विल ऑफ द मेजोरिटी बाय डिसरिगार्डिंग द नीड। तो यहां पर तो वही हुआ, यहां पर जो नीड थी उसको आपने क्या किया, इंपोज किया, और जो माइनॉरिटीज की नीड थी उसको आपने डिसरिगार्ड कर दिया। बात समझ में आ गई? चलिए, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो आप तो समझ सकते हो कि भाई इम्पैक्ट जो है ये नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या इम्पैक्ट हुआ। All these government measures increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. तो feeling of alienation आ गए, ठीक है, सेपरेटेड हो गए वो, उनकी ये फीलिंग आ गई, ठीक है, कि दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई हम भी आपके देश के हैं, हम भी आपके देश से ही बिलोंग करते हैं, सो आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो हमारे साथ, ठीक है। तो फीलिंग ऑफ एलिनेशन आ गई, वो सेपरेटेड फील करने लगे खुद को कि दैट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। देखिए क्या फील किया, they felt that Buddhist Sinhala leaders were not sensitive to their language and culture। बिल्कुल उन्हें ये फील करने लगे कि जो सिन्हाला लीडर्स है वो उनके लैंग्वेज और उनके कल्चर के प्रति सेंसिटिव नहीं है। दे आर इम्पोजिंग देयर लैंग्वेज एंड देयर कल्चर, ठीक है, ऑन अस। आगे, they felt that constitution and government policies denied them equal political rights। उन्हें ये फील किया कि जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं देता, वो सिन्हाला को प्रेफरेंस करता है। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट गेटिंग जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। और ऐसा भी तो हुआ ही था, उन्हें ये फील किया कि जॉब्स में, अपॉर्चुनिटीज में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, मेजोरिटीज को प्रेफरेंस दी जा रही है और माइनॉरिटीज को डिसरिगार्ड किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो फीलिंग है, ठीक है, फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट है, वो माइनॉरिटीज के मन में आ रही है, एंड इट इज वेरी डेंजरस इफ इट हैपन्स इन एनी कंट्री वेयर डाइवर्सिटी एग्जिस्ट। चलिए, so as a result the relation between Sinhala and Tamils strained over a time। और इससे क्या हुआ कि यहाँ पर जो रिलेशंस थे वो वर्स होते चले गए। चलिए, अब एक चीज समझते हैं कि जो ये सब चीजें हो रही थी तो तमिल हाथ पे हाथ रख के तो बैठे नहीं होंगे, श्योरली उन्होंने भी तो कुछ किया होगा, कुछ रिस्पॉन्ड आया होगा कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होगा, जी हुजूर जो आप कह रहे हैं सब सही। ऐसा नहीं था, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया था। तो व्हाट वाज द रिस्पॉन्ड ऑफ द तमिल, लेट्स सी। चलिए, सो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द तमिल्स, तमिल ने का रिएक्शन क्या था जब ये सारी चीजें हो रही थी। देखिए, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजेशन तमिल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड रिलीजियन ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड द जॉब। देखिए क्या हुआ, तो श्रीलंकन तमिल्स ने भी क्या किया, पार्टीज लॉन्च की, और उन्होंने क्या डिमांड की कि जो हमारी जो तमिल लैंग्वेज है आप भाई उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करिए, ठीक है, और हमको रीजनल ऑटोनॉमी दीजिए। देखिए, तो अगर हम रीजनल ऑटोनॉमी के बारे में बात करें तो ये क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे कि एक रीजन है, ये एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे एक पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर ग्रुप को क्या कर दिया गया, कुछ रीजनल ऑटोनॉमी दे दी गई कि मान लीजिए कुछ उनको स्पेशल राइट दे दिए गए हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर होता है कि मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए कि ये हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक दो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो फंक्शन होता है उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट भी बना दी गई है, ठीक है, जिससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो फंक्शन होता है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे शुरू में तो उन्होंने क्या किया था कि सेम रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड की थी, लेकिन बाद में उन्होंने, आप कह सकती है कि जो उनकी जो डिमांड थी रीजनल ऑटोनॉमी की, वो एक सेपरेट नेशन में कन्वर्ट हो गई थी। बात समझ में आई? तो और ये पॉसिबल नहीं है, कोई अपने कंट्री का डिवीजन क्यों कराएगा, ठीक है, तो ये डिमांड उनकी पूरी नहीं होने वाली थी सिंपली। इसके साथ साथ वो ये चाहते थे कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, जॉब्स में और एजुकेशन में, तो ये उनकी डिमांड थी। चलिए, एक चीज आप समझिएगा यहाँ पे, बाई 1980 several political organizations were formed demanding an independent Tamil state in northern and eastern part of the श्रीलंका, ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्या बताया था अभी कि मान लीजिए श्रीलंका है,
तो नदर्न और ईस्टर्न पार्ट में उन्होंने क्या की थी, एक सेपरेट स्टेट की डिमांड दी थी। और मैं आपको बताऊं कि ये जो हुआ था ये बहुत डेंजरस हो गया था। वहां पे एक ग्रुप बन गया था एलटीटी, ठीक है, जिसको राजीव गांधी के समय में क्या हुआ था कि टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया गया था और इनको वेपन्स भी मिलने शुरू हो गए थे और इन लोगों ने अपनी डिमांड को पूरा कराने के लिए काफी लोगों को मार भी दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ था, 1980 में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने, इन्होंने डिमांड ये की थी कि जो इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट हमको क्या करना है, बनाना है नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये उनका जो डिमांड थी, ये डिमांड फुलफिल नहीं की गई थी, ठीक है, ये डिमांड फुलफिल नहीं की गई थी। 2 रीजन थे इसके। पहली रीजन तो उनकी कुछ डिमांडें जो थी वो इलॉजिकल थी, क्योंकि वो क्या कर रहे थे कि एक सेपरेट नेशन बनाने की बात कर रहे थे, एक सेपरेट स्टेट बनाने की बात कर रहे थे। दूसरा, क्योंकि वहां पे जो था वो मेजोरिटी की विल को इम्पोज किया गया था, जिसमें वो तमिल के जो माइनॉरिटीज थे उनके वो डिमांड को वो क्या कर रहे थे, डिसरिगार्ड कर रहे थे। तो उनकी जो दोनों डिमांड थी इसको क्या कर दिया गया था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ठीक। तो अब क्या होगा, द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इन अ वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट एंड दैट लेड टू द सिविल वॉर। तो जब डिमांड को पूरा नहीं किया गया तो ये जो डिस्ट्रेस थे जो शुरू में, ये वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट में बदले और जो केस में चेंज हुआ सिविल वॉर में, ठीक है। तो श्रीलंका में क्या हुई, सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होती है? सिविल वॉर के बारे में अगर हम लोग बात करें कि व्हेन एक्चुअली द इंटरनल ग्रुप ऑफ अ सेम कंट्री, ठीक है, स्टार्ट टू फाइट विद देमसेल्फ जस्ट लाइक अ वॉर। कि मान लीजिए कि कोई 2 इंटरनल ग्रुप हैं, वो कोई अलग लैंग्वेज या कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो क्या करने लगे कि आपस में वो लड़ पड़े, ठीक है, एंड द सिचुएशन इज लाइक अ वॉर, तो इट इज अ सिविल वॉर, उसको सिविल वॉर बोलते हैं। तो श्रीलंका में यही तो हुआ था कि जो सेम इंटरनल ग्रुप थे, जो सिटीजन्स थे उस कंट्री के, वो क्या कर सके, उन्होंने क्या किया आपस में, वो दोनों जो क्या कर सके, उनमें कन्फ्लिक्ट आ गया ड्यू टू द सम रीजन, ठीक है। रीजन को हम लोगों ने डिस्कस किया, जिससे क्या हुई, सिविल वॉर हो गई। तो सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ सेटबैक द सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल लाइफ। और इस सिविल राइट्स वॉर से क्या हुआ, श्रीलंका में बहुत ज़्यादा जो है लोगों को लॉस हुआ, सोशल लॉस भी हुआ, कल्चरल लॉस भी हुआ, इकोनॉमिकल लॉस भी हुआ। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने मैंने क्या डिस्कस किया था आपके साथ कि डाइवर्सिटी जो है वो अच्छी तो है, क्योंकि आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है कि एक कंट्री है, वहाँ पे अलग अलग टाइप के ग्रुप रह रहे हैं, अलग अलग तरह के कल्चर है, अलग तरह के फेस्टिवल्स हैं। लेकिन अगर उस डाइवर्सिटी को आप सही तरीके से क्या करोगे, उनका अगर टेक केयर नहीं करोगे, अगर उन कुछ पॉलिसीज नहीं होंगी जो उनको बाइंड कर कर रखेंगी, तो इट कैन लेड टू द सिविल वॉर, जैसा कि श्रीलंका में हुआ, ठीक है, जैसा कि श्रीलंका में हुआ। और यहां पर पावर को शेयर नहीं किया गया, ठीक है, यहां पर एक ग्रुप ने सारी पावर को अपने हाथ में होल्ड कर कर रखने की कोशिश की और अपनी विल को इंपोज करने की कोशिश की, जिससे क्या हुआ, इट हुआ सिविल वॉर। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज द अकोमोडेशन इन द बेल्जियम। सो श्रीलंका में डाइवर्सिटी, और उस डाइवर्सिटी से क्या हुई, सिविल वॉर। लेकिन बेल्जियम में भी डाइवर्सिटी थी, लेकिन इस डाइवर्सिटी थे यहां पे सिविल वॉर नहीं हुई। बेल्जियम में भी डिफरेंसेस थे, यहां पर भी डाइवर्सिटी थी, लेकिन यहां सिविल वॉर नहीं हुई। व्हाई? बिकॉज अकोमोडेशन इन बेल्जियम, अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, एडजस्ट। तो यहां पर बेल्जियम ने क्या किया, अपनी डाइवर्सिटीज को एडजस्ट किया, ठीक है। कैसे, किस तरीके से, क्या पॉलिसीज बनाई, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, तो बेल्जियम लीडर टुक अ डिफरेंट पाथ, दे रिकॉग्नाइज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चर डाइवर्सिटीज। तो जो पाथ श्रीलंका ने लिया था, यहां पे इनका जो पाथ था इट वाज डिफरेंट। इन्होंने क्या किया, जो उनके जो रीजनल डिफरेंसेस थे, जो कल्चर डाइवर्सिटीज थी, उसको एक्सेप्ट किया। They accepted that if we want to build the peace and harmony in our country, we have to accept the regional diversities, ठीक है, we have to pay the respect, ठीक है, all of them equally, हमको सबको जो है रिस्पेक्ट देनी होगी। क्लियर? चलिए, किस तरीके से किया ये सारी चीजें, चलिए लेट्स एक्सप्लेन इट। चलिए,
सो सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन, ये जो किस तरीके से एकोमोडेशन को इम्प्लीमेंट किया था कि यहाँ पे दिया है। चलिए, so between 1970 and 1993 they amended their constitution 4 times to work out the arrangement would enable everyone to live together a country। तो उन्होंने क्या किया कि between 70 and 73 अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम चेंज किया। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते थे कि हर एक जो डाइवर्सिटी के लोग हैं उनके कंट्री में वो एक साथ मिलजुल कर रह सकें। क्या क्या किया था देखिए, Constitution prohibits the number of the Dutch and the French speaking shall be equal in the central government and thus no single government can make the decisions unilaterally। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने क्या कहा कि अब से क्या होंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होंगे कि जो डच के जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, और जो फ्रेंच के जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, कोई भी एक सिंगल जो गवर्नमेंट है वो जो क्या कर सकेगी, वो डिसीजंस को नहीं ले सकेगी, आपको दोनों की एडवाइस लेना जरूरी होगा। ठीक है, तो दे ट्राई टू बिल्ड द इक्वलिटी, पहली चीज। मोर मेनी ऑफ द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, टू 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री एंड द गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके साथ उन्होंने क्या किया कि पहले क्या था वहां पे कि मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही विल चलता था केवल। ठीक, श्रीलंका की बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती थी वो स्टेट गवर्नमेंट को जो है रिमूव कर सकती थी, इनको इनके ऑर्डर्स को मानने होते थे। बेल्जियम ने इसमें चेंजेस किए। बेल्जियम ने क्या कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इट विल नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके पास भी कुछ पावर होंगी और ये भी अपने डिसीजंस को फ्रीली ले पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई, ये सेकंड था। नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, Brussels has separate government in which both communities have equal representation. The French speaking people accepted equal representation in the Brussels because Dutch speaking community had accepted the equal representation the central government। और मैं बता रहा हूं कि इस स्टेप से पूरे वर्ल्ड ने बेल्जियम मॉडल की क्या की थी, प्रेस की थी, प्रशंसा की थी। क्यों? देखिए स्टूडेंट्स, हुआ कि आप एक बात समझिए कि जो कैपिटल थी वहां पे क्या थी, फ्रेंच जो थी वो मेजोरिटी में थी और डच जो थे वो माइनॉरिटीज में थे। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन जो मेथड पूरे कंट्री में यहां पे इंप्लीमेंट किया गया था कि क्या होंगे कि जो डच और फ्रेंच के जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे, सेम मेथड यहां पर भी कैपिटल में भी इसको इंप्लीमेंट किया गया था। और फ्रांस ने, जो फ्रेंच पीपल थे, इन्होंने क्या किया था, उसको एक्सेप्ट किया गया था। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं कि यहाँ पे इक्वलिटी, कि यहाँ पर क्या किया गया कि जब उनके जो है आप कह सकते हो कल्चर की रिस्पेक्ट की गई तो यहाँ पर उनको उनका रिस्पॉन्ड मिला। ठीक है, तो ये होता है कि जब एक डाइवर्सिटी में आप क्या करते हो कि जब आप इक्वलिटी लाने की कोशिश करते हो, जब आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो डाइवर्सिटी होती है इट मेक्स अ कंट्री ब्यूटीफुल। ठीक है, उस देश को बहुत खूबसूरत बना देती है। बट अनलेस एंड अनटिल when the government will talk about all type of the people, whether they are the majority and they are in the minorities। और ऐसा यहाँ पर हुआ। ठीक है, लोगों ने समझा कि देखिए किस तरीके से डाइवर्सिटीज को क्या किया जाता है, अलग अलग डाइवर्सिटीज को जो एकोमोडेट किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से डाइवर्सिटीज को यूनाइटेड किया जाता है, ये जो है आपका एग्जाम्पल बेल्जियम ने दिया था। चलिए, apart from the central and state government, there is a third type of the government, ठीक है, community government, elected by the people belonging to the one language, Dutch speaking German, no matter where they live, the government power disregarding the educational, culture and related issue। अब देखिए, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी और एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट बनाई थी जो थी आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखिए कितने टाइप की कमिटी थी वहां पे, डच थे, फ्रेंच थे और जर्मन थे। और ठीक है, एक यहाँ पे थर्ड टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें हर एक ग्रुप को, ठीक है, अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर और अपने एजुकेशन से रिलेटेड,
डिसीजन लेने की क्या कर दी गई थी, पावर दे दी गई थी। कि उनका ये कहना था कि भाई मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लीजिए में डच मान लीजिए मेजोरिटी में है, तो उन्होंने अगर लॉ बनाया तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो ये कहेंगे कि भाई वो मेजोरिटी में है तो अपने खुद को जो है ध्यान में रख के लॉ बना रहे। इससे अच्छा है कि भाई आप अपनी अपनी पावर ले लो, आप अपने कल्चर को, अपने एजुकेशन को क्या करो, प्रोटेक्ट करो। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने किस तरीके से दो अलग अलग कंट्रीज ने अपनी जो आप कह सकते हो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। एक ने तो खैर सॉल्यूशन निकाला ही नहीं, एक ने क्या किया, वहां पे मेजोरिटी इंपोज करने की कोशिश की और वहां पर सिविल वॉर हुई। जबकि दूसरी जगह पावर को क्या किया गया, शेयर किया गया। बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया और इससे क्या हुई, उस कंट्री में पीस आई, हार्मोनी आई, एंड दैट कंट्री बिकम एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, किस तरीके से डाइवर्सिटीज को यूनाइटेड कर सकते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पावर शेयरिंग। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पावर शेयरिंग एक कंट्री में पीस एंड हार्मोनी लेके आती है, एंड बेल्जियम इज एग्जांपल फॉर दैट। ठीक है, चलिए अब देखिए जो बेल्जियम का जो मॉडल था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था ना कि हुआ क्या कि कहीं पर आपने जो मिनिस्टर्स को इक्वल किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। इट वाज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड तो था, लेकिन इट वाज यूजफुल। But these arrangements have worked so well, they had avoided the civic strife between the two community and make possible decision for the country and the linguistic line. तो यहाँ पे बोलता है कि ये जो अरेंजमेंट किया गया था वो कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे काम किया। इसने जो स्ट्रिफ हो सकते थे, जो कन्फ्लिक्ट हो सकते थे दो कम्युनिटीज के बीच में, उसको क्या किया, प्रिवेंट किया। एक डिवीजन वहाँ पर किया गया इससे, जिससे क्या हुआ, वहाँ पे जो है वो पीस आई, वहां पे हार्मोनी आई, पीपल जो है हैप्पी होकर वहां पे रहने लगे। एंड दिस मॉडल बिकम द एग्जांपल फॉर द वर्ल्ड दैट कि लुक हाउ कैन यू जस्ट अकोमोडेट द डाइवर्सिटीज। चलिए उसके बाद when many countries of Europe come together to form the European Union, Brussels was chosen the headquarter। अब फिर क्या हुआ कि बाद में जब यूरोपियन यूनियंस बने थे, जब बहुत सारी यूरोप की जो कंट्रीज थी वो एक साथ आई थी, उन्होंने ट्रीटी साइन की थी रिलेटेड टू द यू कैन से ट्रेड। वो एक क्या करेंगे, आप कह सकते हो करेंसी को वो यूज करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, हेडक्वार्टर किसको बनाएं। तो किसी को बनाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वही चाहते थे कि मान लो हम किसी को बना दिया, किसी एक कंट्री में हेडक्वार्टर बना दिया तो दूसरे वो लड़ पड़ेंगे, भाई हमारे यहाँ क्यों नहीं बनाया। तो उन्होंने ये सोचा कि बेल्जियम से परफेक्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जिसने पूरे वर्ल्ड को एक उदाहरण दिया है कि आप अपनी डाइवर्सिटी को किस तरीके से क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, किस तरीके से आप हार्मोनी पीस को अपनी कंट्री में मेंटेन कर सकते हो। दिस इज द रीजन दैट ब्रुसेल्स को चुना गया था द यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, अपने हेडक्वार्टर के लिए किसको चुना गया था, सो यूरोपियन यूनियन was chosen the headquarter because of this। चलिए, सो कंक्लूजन क्या है डियर माय स्टूडेंट्स, कंक्लूजन आप मुझे बताइए इन कमेंट सेक्शन कि आपको क्या कंक्लूजन मिला। तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि दिस इज द रीजन दैट पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट इफ, ठीक है, इन अ डाइवर्स कंट्री। अगर हम डाइवर्स कंट्री में पीस एंड हार्मोनी बिल्ड करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वहां पर जो सब लोग साथ में मिलजुल कर रहें, ठीक है, विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट, तो पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका परफेक्ट एग्जांपल आप श्रीलंका और बेल्जियम देख सकते हो। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अ पार्ट 1 ऑफ अवर वीडियो, जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि मेजर ऑफ द पार्ट्स को हमने कवर कर लिया है। आई होप दैट कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिकैप करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू hit the subscribe button। Okay students, thank you, we'll meet in the next video।